अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में सियासी मार्का तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। लम्हा लम्हा हालात बदल रहे हैं। इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ जोड़ तोड़ और सियासी पेशबंदियाँ जारी हैं, लेकिन क्या इंतखाबात हो रहे हैं, इस पर एक बार फिर काले सया बादल छा रहे हैं। और बहुत से अहम अफराद इस्लामाबाद में यही बातें करते हुए सुने गए हैं कि फौरी इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं, पहले मईशत को ठीक किया जाए, उसके बाद इंतखाबात तक जाए। तो यूँ इंतखाबात को एक बार फिर मुलतवी करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं, जिस पर अहम सहाफ़ियों ने, ख़ास तौर पे जंग ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले एक दो सीनियर सहाफ़ियों ने, जो जियो पर भी प्रोग्राम करते हैं, अपने मुख्तलिफ़ कालम में उन्होंने इस बात का इज़हार किया है कि कुछ क़ुव्वतें चाहती हैं कि इंतखाबात अभी होंगे तो उसका नुकसान होगा, इसीलिए इंतखाबात को पस से पुश डाल दिया जाए। लेकिन आगे से भी सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ काज़ी फ़ायद ईसा बिठे हैं, तो पहले उन्हें कायल करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सारे मामलात बढ़ेंगे। तो ये देखें कि 8 फरवरी इंतखाबात होते हैं या नहीं होते। एक दिन के बाद यानी 30 नवंबर को जो है पता चलेगा कि जो नए हल्का बंदियाँ की गई हैं, उसका नोटिफिकेशन निकलता है। उसके बाद फिर फौरी तौर पर अगला इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस करना है, जो भी नवंबर में होना है। तो उसके बाद ही जब शेड्यूल अनाउंस होगा, तो 15 नवंबर के बाद ही ये क्लियर पिक्चर होगी कि इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक न पंजाब में न सिंध में इंतखाबी माहौल कहीं नज़र आ रहा है। सिर्फ जमायतियों की कमेटियां बन रही हैं, जो इधर से उधर फुदक रही हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इमरान खान पर कल बड़ी खुशी थी पीटीआई वालों में, सब में, कि इमरान खान अब 28 तारीख को बाहर आएंगे, उसका केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चलेगा, तो उनको अपने मुर्शिद का दीदार करने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने एक रिपोर्ट पेश कर दी आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, अदालत में, जो साइफर केस का केस सुन रहे हैं, जस्टिस जुल्कारनैन जो हैं, वहाँ रिपोर्ट पेश कर दी कि इमरान खान एक वीवीआईपी है और उनकी जो है जान को ख़तरा है, इसीलिए उन्हें किसी सूरत खुली अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। जिसके बाद जज ने फैसला महफूज कर लिया। इस पर पीटीआई के वकला ने काफ़ी शोर मचाया, लेकिन किसी की कोई बात नहीं सुनी गई और जज ने फैसला महफूज करा दिया, जो 1 घंटे के बाद सुनाया गया, जिसके मुताबिक वाकई हालात ख़राब है और इमरान खान को थ्रेट है, इसलिए उनकी जान को ख़तरे में नहीं डाल सकते जुडिशल कॉम्प्लेक्स बुलाकर। लिहाजा ये केस अब दोबारा अडियाला जेल में चलेगा, जहां ओपन ट्रायल कोर्ट होगा, जिसमें इमरान खान और शामोन कुरैशी के 5-5 अजीज़ भी आ सकेंगे और 5-5 वकीलों को भी अलो होगा कि वो ये कार्रवाई देख और सुन सके। तो इस तरह पीटीआई और ख़ुद इमरान खान पर ओस पड़ गई कि वो इस बात पे खुश था कि मुझे कम से कम कुछ घंटों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन उनका ये मंसूबा नाकाम बना दिया गया। मैंने तो पहले ही कहा था, अपने 5-6 रोज़ पहले ब्लॉग में, जब ये फैसला हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो मैंने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसमें एक दरवाज़ा खोला था कि जेल में जो ट्रायल हो रहा है वो सही है, हो सकता है, लेकिन इसका प्रोसीजर गलत है। यानी प्रोसीजर के खिलाफ फैसला आया था, तो अब प्रोसीजर जो है एडाप्ट किया जा रहा है, क्योंकि 15 नवंबर को ही काबीना ने अप्रूवल पहले ही दे चुकी है कि जेल में ट्रायल हो। तो अब उसी बेस पर फिर आज अदालत ने भी कह दिया है कि इसकी जो है हुक्म दे दिया है कि ट्रायल जो है अब जेल में होगा। तो अब दोबारा अडियाला जेल में वही काम शुरू हो जाएगा। तो ये पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए सदमे का बास है ये चीज़। आजकल मकाफात अमल चल रहा है, जिस तरह पीटीआई वाले मुस्लिम लीग वालों को किसी को भी बाहर नहीं छोड़ रहे थे। लंदन में देखे मरियम औरंगज़ेब को किस तरह ट्रोलिंग की गई, किस तरह उनके पीछे चले गए। आबिद शेर अली थे या एहसन इकबाल के खिलाफ, दूसरों के खिलाफ, जहाँ जो भी मिला पीटीआई वालों को उनके क्यों जहनों में बिठा दिया गया है कि ये चोर हैं, ये गद्दार हैं, ये हैं, तो उनके फिर खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू हो जाती है। तो जहाँ भी मिलते थे बदतमीज़ी का तूफ़ान था, लेकिन उसी अब बदतमीज़ी के तूफ़ान का सामना खुद पीटीआई वालों को है।
कल बुशरा बीबी अडयाला जेल आई और इमरान खान की 2 बहनें भी उस गाड़ी में मौजूद थी। ब्लैक कलर की ये बड़ी ब्लड प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन 25-30 जवानों ने उसे घेर लिया जेल के बाहर और जादूगरनी मुर्दाबाद और पिनकी पीरनी मुर्दाबाद और जादू टोना नहीं चलेगा के नारे लगाते रहे और गाड़ी के बिल्कुल साथ चल रहे थे, उसको हाथ बात मार रहे थे, जिस पर ड्राइवर ने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाकर जेल के हुदूद में दाखिल कर दी और अपनी जान छुड़ाई। तो ये अब सिलसिला सबके साथ शुरू होगा और ये मकाफात अमल है जो आपने अमल किया है, जो चीज़ें आपने मार्केट में भेजी है तो वही ज़ाहिर फ़रोख्त होंगी, वही लोगों के ज़हनों में बैठेंगी। अब मुखालफिन भी वही करेंगे। हालांकि ये बहुत ही एक घटिया और गंदी हरकत है जिसकी मजम्मत की जाए, ख्वाह वो PTI वाला करे, PML नून वाला करे या कोई और करे। हर एक आदमी को, हर पाकिस्तानी को हक है कि वो जिस किस्म की चाहे सियासत करे, लेकिन बाउंड्रीज़ के अंदर, अखलाकियात के अंदर रहकर बात की जाए। ये गालम गलूच और ये गंदगी की जो सियासत इमरान खान ने परवान चढ़ाई है, अब उसका फल उसे मिलने जा रहा है। इमरान खान ने कल अपने वकील के थ्रू सारे यूट्यूबर्स को और जो बाहर बैठे हुए इनके मुजाहिदीन हैं सोशल मीडिया के, उन सबको डिस्क्लेमर करके अलग कर दिया है कि ये इनसे हमारा ताल्लुक़ नहीं। इमरान खान ने कहा है कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो हमसे नहीं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। यूँ इमरान खान अब जान छोड़ना चाहते हैं, बल्कि वो लंबे लेट चुके हैं कि किसी तरह से भी जान खलूसी हो, क्योंकि वो जानते हैं कि अब सूरत हाल बहुत मुश्किल है और इस सूरत हाल मुश्किल होने से बचने के लिए ही वो अब चाहते हैं कि किसी तरह इनको रोका जाए। लेकिन यूथ ये जो बाहर बैठे हैं और ये मुफ्तखोरे साबिर शाकिर और ये सारे, जिसको मैं सोशल मीडिया का दहशतगर्दी कहूँगा, मुल्क दुश्मन लोग, ये कहाँ चुप रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब से जो है इनको करोड़ों रुपए आमदनी हो रही है। इमरान खान के हक में बात करके और फ़ौज के ख़िलाफ़ जब तक ये बकवास नहीं करेंगे तो इनको कौन सुनेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये अपनी बकवास जारी रखेंगे और हो सकता है कि कल आप देखेंगे ये इमरान खान की ट्रोलिंग शुरू कर देंगे। ये इतने घटिया लोग हैं। उसके बाद शहजाद अकबर जो इमरान खान का चहीता, एहतसाब का माहिर, जो एहतसाब के नाम पर लोगों को यहाँ लूटता रहा, पैसे बनाकर बाहर भाग गया और अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाई हैं इस आदमी ने। और कल इसने क्लेम किया है कि किसी जो डिलीवरी बॉय ने इसके घर में घुसकर इस पर हमला कर दिया और इस पर तेज़ाब फेंका है, जिससे घर वाले महफूज रहे, लेकिन उस पर थोड़ा चेहरे पे लग गया है। तो ये सारा उसी सिलसिले की कड़ी है जो मैंने बात की, जो इनको तालीम दी गई थी, अब ये तालीम इस पर वापस लौटाई जा रही है। तो लंदन पुलिस अब इसकी तहकीकात करेगी कि ये वाक़ई हकीकत है या झूठ है। शहजाद अकबर ने अपने ट्वीट अकाउंट में कहा है कि मैं यहाँ जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और छुप के रह रहा हूँ। हालांकि ये आया ही वहाँ से, तो किस तरह की जलावत ये कर रहा है, इसकी जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा है। पहले नंबर का झूठा, जैसी इसकी काली शक्ल, जैसे काले इसके करतूत, खबीस आदमी। इसने इस यहाँ मुल्क में जो सत्यानाश किया है, बहरिया टाउन वालों से जो पैसे लिए, इसने 3 अरब रुपए इसने रिश्वत लेके 19 अरब यूरो जो यहाँ पाकिस्तान लाया और वो पैसा फिर सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ इमरान खान के कहने के मुताबिक उसकी अप्रूवल से, और उसी अप्रूवल से फिर वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में मलक रियाज के पेनल्टी वाले अकाउंट में डाले गए। अब चीफ जस्टिस काजी फायर ईसा ने वो पैसे कहा है कि ये सिंध गवर्नमेंट का हक है, ये पैसे उसके हवाले किए जाए, ये यहाँ क्यों पड़े सुप्रीम कोर्ट में, और ये पैसे जब्त करके वहाँ से भेज दिए गए, यानी मलक रियाज के अकाउंट को वहाँ से खाली कर दिया गया और मलक रियाज को कहा गया है कि वो अपने 460 अरब रुपए पूरे करे, जिस पर मलक रियाज ने अपने आप को दिवालिया जाहिर कर दिया और कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं। जिसके बाद बहरिया टाउन कराची, बहरिया टाउन रावलपिंडी और बहरिया टाउन पेशावर में मार्केट में क्रैश हो गई है और वहाँ फाइलें बिक रही हैं। लेकिन पेशावर में तो अभी उन्होंने ज़मीन भी नहीं ली, सिर्फ एजेंट थे जिन्होंने फाइलें बेची, अब वो एजेंट ही फरार हो गए हैं। इसी तरह कराची की भी हालत यही है, लोग परेशान हैं, जो उन्होंने पैसे भरे, जो किस्तें भरें, वो कहाँ गई, अब उनके प्लाटों के क्या होगा, जो किस्तें आधी भी नहीं हुई या जिनकी आधी हो चुकी हैं, वो सब लोग परेशान हैं प्रॉपर्टी में। इस्लामाबाद में भी बहरिया इनकलाब, बहरिया गोल्फ क्लब और बहरिया जो है 8 तक जो चल गया है, तो उस पर भी जिन लोगों के पास फाइलें हैं वो फाइलें लेकर दर बदर घूम रहे हैं। तो मलक रियाज अब पाकिस्तान नहीं आएगा, वो दुबई बैठा है और दुबई से शायद किसी और मुल्क की इसने नेशनलिटी ले ली है,
اب یہ شاید وہاں بھاگ جائے گا، اور بحریہ کا انتظام شاید پھر اصلی بحریہ والے اپنے ہاتھ میں لیں گے، تب جا کے اس کے معاملات سنبھلیں گے۔ اس کے علاوہ عام انتخابات کی جو بات ہو گئی، اس پر بھی کافی لے دے چل رہی ہے۔ اسی دوران پیپلز پارٹی کے رہنماؤں آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے درمیان بھی نوک جھونک ہوئی۔ اس کے انٹرویو نے جو مسائل کریٹ کیے آصف زرداری کے، اس کے بعد سے یہ دبئی میں بیٹھے، اور اب دبئی سے نئی خبر نکلی ہے کہ بلاول بھٹو شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے گھر والے خصوصاً بختیار جو ہے بھٹو کو ذمہ داری دی گئی ہے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے، تو اس آپشنز پر وہ غور کر رہے ہیں کہ کب شادی ہو اور کیسے ہو اور کس کے ساتھ ہو، تو یہ معاملات بھی چل رہے ہیں۔ دوسری طرف 30 نومبر کو کوئٹہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے، جو یوم تاسیس پاکستان پیپلز پارٹی کی جنم دن ہے اس پر ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری دونوں وہاں خطاب کرنے آتے ہیں یا صرف آصف علی زرداری آتے ہیں خطاب کرنے، تو یہ بھی کل تک ساری صورتحال واضح ہو جائے گی، کیونکہ 29 نومبر ہے اور کل تک وہ دبئی سے خصوصی طیارے کے ذریعے واپس آئیں گے اور اس کے بعد پھر کوئٹہ جائیں گے۔ تو یہ ہے پیپلز پارٹی کی بھی صورتحال۔ دوسری طرف میاں صاحب بڑی موجوں کر رہے، کل وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ میاں نواز شریف، ایون فیلڈ اور دوسرے اس کے ریفرنس تھے جس پر جو ججز کے ریمارکس تھے، اس سے اندازہ یہی لگ رہا تھا کہ سطحی خیرہ ہیں اور نواز شریف کے مقدمات اب ختم ہونے جا رہے ہیں۔ اب اس کی سماعت پھر 29 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور میاں نواز شریف پھر مری چلے گئے ہیں۔ مری جانے کا زیادہ تر سبب میرے خیال میں یہی ہے کہ ایک تو کیسز وغیرہ کے لیے انہیں جلدی وہاں سے آنا پڑتا ہے، اپنے ہی گھر سے آدھے گھنٹے کا فاصلہ رہ گیا ہے مری اور اسلام آباد کا موٹر وے ایکسپریس موٹر وے کی وجہ سے، تو وہ ان کو آسان پڑتا ہے بجائے جو لاہور سے وہ یہاں آئیں، اور لاہور کی جو خراب حالت ہے موسم کی، انتہائی آلودہ، جہاں ایک صحت مند آدمی بیمار ہو جاتا ہے، جبکہ نواز شریف تو پہلے سے بیمار ہیں۔ اور کل تو مبشر لقمان نے یہ بھی دعویٰ کیا اپنے بلاگ میں کہ نواز شریف اب بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور وزیر اعظم اپنا وزرات عظمیٰ کا وہ بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے، کیونکہ ان کو بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے، اور اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، پھر انہیں 3-4 بار بتایا جاتا ہے، اس کے بعد جا کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ فلاں بندہ ہے، پھر وہ بات کرتے ہیں، لیکن بات کرتے کرتے بھی وہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ بات کیا کر رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں کل مبشر لقمان نے بتائیں۔ اس کے علاوہ پانیزئی کا، ہاجرہ پانیزئی کا انٹرویو کل جاوید چودھری نے ایکسپریس پہ بھی کیا ہے، اس پہ بھی انہوں نے اس کتاب پر کئی جو تبصرے کیے اور کہا کہ کتاب کے سارے مندرجات کے پروف اس کے پاس موجود ہیں، عمران خان بھلے عدالت میں چلے جائیں، میں اس کو سارے ثبوت وہاں دکھاؤں گی۔ تو اس طرح یہ آشا گلالئی کے بعد یہ اب اس کا دوسرا ہے کہ اس کے پاس بھی سارے ثبوت موجود ہیں موبائلوں میں، اور اس کی جو پہلی بیوی ریحام خان تھی، دوسری بیوی ساری، وہ بھی کہتی ہے کہ میرے پاس پروف موجود ہے، اور بلیک بیری میں جو عمران خان کے میسیجز وغیرہ ہیں، جو چیزیں ہیں میرے پاس محفوظ ہیں۔ تو یوں یہ عمران خان کا جو کردار کی سائیڈ ہے وہ الگ چیز چل رہی ہے، ادھر کیسز الگ چل رہے ہیں، اور عمران خان سے نیب 10 گھنٹے تفتیش کر رہا ہے، اور کل بھی جو رپورٹ آئی ہے کہ عمران خان بڑے غصے میں بار بار اٹھ کے جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو نیب والوں نے اسے زبردستی پھر بٹھایا کہ بیٹھو پہلے یہاں بات کرو، ابھی تفتیش جاری ہے، یہاں سے تم اٹھ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ تو یہ ہے صورتحال عمران خان کی۔ القادری ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، اس میں اس کی جان بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور عمران خان نے اب سارا جو گند اور ملبہ ہے شہزاد اکبر پر اور کابینہ کے اراکین پر ڈال دیا، اور کہا کہ یہی تو لوگ تھے، انہوں نے تو اس کو اپروو کیا تھا، میں تو وزیر اعظم، مجھے تھوڑی پتہ، یہ ساری چیزیں شہزاد اکبر اور ان لوگوں نے کی ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بھائی تم نے کچھ نہیں کیا تو 480 کینال کی اراضی تمہارے نام کیسے ہوئی؟ تمہارے بیوی کو 5 کیراج کی جو ہیروں کی انگوٹھیاں کیسے ملی؟ اور القادری ٹرسٹ کے علاوہ جو پیسے آئے وہ تم نے کیسے ان کو واپس کیے؟ ایک گورنمنٹ کا پیسہ تم نے ایک پرائیویٹ پارٹی کو سپریم کورٹ میں کیسے جمع کرا دیا؟ جس پر یوتھ یہ بڑا ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ بھائی پیسے تو پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے، وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے، عمران خان کا قصوروار نہیں۔ سپریم کورٹ میں تو آئے، لیکن سپریم کورٹ کے پاس وہ نہیں ہے، وہ ملک ریاض کے پینلٹی والے اکاؤنٹ میں جمع کر دیں گے، جہاں ملک ریاض کو پیسے جمع کرنے تھے اس کی جگہ حکومت پاکستان نے پیسے جمع کر دیے۔ تو یہ بہت بڑا کرائم ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہوگی اب دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال
ये रकम तो उस अकाउंट से निकाल कर फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि सिंध हुकूमत के हवाले की जाए, लेकिन ताहाल अभी तक ये रकम सिंध को नहीं मिली। दूसरी तरफ आज एक वाक़या हुआ जिसका बड़ा चर्चा है सोशल मीडिया पर और सिंध को बदनाम किया जा रहा है। 4 खबीस पुलिस वाले जो सकरन पुलिस के हैं, उन्होंने कोई क्रिकेटर जो है पाकिस्तान के कौमी खिलाड़ी, उनकी रोक कर उनसे 8,000 रुपये रिश्वत ली, जिसके बाद उन्होंने मुल्तान पहुंचने के बाद कहा कि सिंध में हर 50 किलोमीटर के बाद पुलिस पैसे मांगती है। और इसमें कोई शक ही नहीं है कि मटियारी से लेकर आप सखर तक जाए तो ये मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगा कर खड़े हैं रिश्वत लेने के लिए, गाड़ियों से पैसे लेते हैं। बसों और ट्रकों की तो बात और है, लेकिन कारों को भी रोक कर, ख़ास तौर पे उन कार्स को रोका जाता है जिस पर पाकिस्तान सिंध की नंबर प्लेट नहीं है, तो उस कार को रोक कर पूछगछ की जाती है। इस बहाने उनसे पैसे मांगे जाते हैं। एक मटियारी में, एक सकरण में, एक मोरो के बाहर जो टूल प्लाजा है वहाँ पर, और रानीपुर में। उसके अलावा फिर सखर में जब आप बाईपास मुल्तान बाईपास पे चढ़ते हैं उससे पहले वहाँ पुलिस खड़ी है आपके इस्तकबाल के लिए, और पैसे देने के बाद ही आप वहाँ से जा सकेंगे। तो आईजी सिंध को इस पर नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ये गंदगी कौन कर रहा है। उस इलाके के एसएसपी, डीएसपी और एसएचओस को सस्पेंड करो और मुअत्तल करो। ये जो गैर ज़रूरी नाके लगे हुए हैं जो आम लोगों को तंग कर रहे हैं उसको रोका जाए। और हर शहर में पुलिस मोटरसाइकिल वालों को तो ऐसे पकड़ती है जैसे किसी इसराइली जो फ़लस्तीनियों को पकड़ते हैं, खड़े करो पैसे दो, आखिर में 50 रुपये 20 रुपये तक भी नहीं छोड़ते। तो ये करप्शन की इंतहाई घटिया लेवल है, इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। आईजी साहब को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।